नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आपने इसके पहले वाले क्लास में देखा था 75 तक इसके साथियों क्वेश्चन हो गए थे, जो साथियों आपने इसका देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे साथियों 76 नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो साथियों जो कि लाइनमैन का एग्जाम है, जो प्लांट असिस्टेंट का एग्जाम है साथियों, जैसे कि 22 तारीख को कल भी एग्जाम है प्लांट असिस्टेंट का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो साथियों कुछ कारणवश मैं ड्यूटी में होने की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। ठीक है, तो चलिए आज का देखते पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रास के बीरिंग में आयल ग्रू काटे जाते हैं। तो साथियों किस में काटे जाते हैं यार, ये थोड़ा फिटर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको पता है एक दो क्वेश्चन फिटर के भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें आ रहा है साथियों डी आंसर आ रहा है, हाफ राउंड नोजल चीजल। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से ड्रिल कटिंग एज का कोण है। तो जो ड्रिल कटिंग एज का कोण होता है साथियों कितना होता है, 118 डिग्री का होता है। अब चलिए साथियों अपने टेक्निकल के क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है। तो भैया वो होता है अपना सीटी मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो क्या करता है साथियों, जिसकी सेकेंडरी क्या होती है, हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, शॉर्ट करके रखना होता है साथियों। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसका ब्लास्ट होने का डर रहता है, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा वो, है ना। तो देखिए 78 में क्या आ रहा है साथियों, ए इसका आंसर है। आगे देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बको ड्रिल में माल फंक्शनिंग क्या होता है। तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी ये बकोस रिले होता है एक गैस संचालित रिले होता है, गैस ऑपरेटेड रिले होता है। कि जब साथियों किसी मतलब कि ट्रांसफार्मर में जो पीटीआरस लगे हुए होते हैं, उनमें साथियों अगर अचानक या फिर कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो उससे क्या होता है, अंदर में जो ऑयल होता है साथियों अधिक गर्म होने बढ़ जाता है। मतलब अगर कोई ट्रांसफार्मर अधिक एम्पियर करंट लेता है तो उसमें क्या होता है, जो तेल है अंदर का, जो ऑयल है, वो क्या होता है अधिक गर्म होने लगता है, जिससे क्या होता है अंदर में साथियों वाष्प यानी कि अंदर में गैस बनने लगती है, जो ऊपर की ओर उठती है। तो जो साथियों अपना ग्लूकोज रिले रखता है, जिसमें साथियों दो फ्लूट वाल्व रहते हैं, जो साथियों मरकरी पारा उसमें भरा हुआ रहता है, जो क्या होता है वो ऊपर की ओर उठता है साथियों। तो जिससे क्या होता है उसका जो सर्किट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर को पृथक कर देता है या फिर अलार्म को बजा देता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया था माल फंक्शनिंग होने के कारण क्या होता है। तो वो साथी जो 79 नंबर का क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है ट्रांसफार्मर में ओवरहीट होने का ये कारण होता है, माल फंक्शनिंग। ठीक है, आगे देखिएगा, जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़कया उन्मुख इस्पात CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का उपयोग करते हैं तो जर्दी के क्षेत्र में रूप में लिया जाता है। मतलब साथियों जो ट्रांसफार्मर होता है, जो टैंक बना होता है साथियों, वो कोर से 15 से 20% तक क्या होता है, बड़ा हुआ होता है। ट्रांसफार्मर की कोर होती है साथियों CRG को बनी होती है, और जो ट्रांसफार्मर का टैंक बना होता है साथियों सिलिकॉन मतलब कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, जो साथियों मैग्नेटिक पाथ प्रदान भी करता है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने DC मशीन मोटर पढ़ा होगा, तो उसमें जो योक होती है साथियों, वो क्या करती है, चुंबकीय पथ भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है साथियों, मैं आपके इसमें लगा दे रहा हूँ बाजू में, कि जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़का या उन्मुख इस्पात का उपयोग करते जो जर्दी के क्षेत्र के रूप में लिया जाता है, तो जो तो कोर जो होती है कोर 15 से 20% ज़्यादा होता है। ठीक है, 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या रहा साथियों, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार की धारा एक परिणामित्र कार्य करता है। आप सभी को पता है जो ट्रांसफार्मर होता है हमेशा क्या होता है साथियों, AC सप्लाई पे वर्क करता है, क्योंकि AC में क्या होता है साथियों, इंडक्शन होता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है साथियों, स्वप्रेरण के सिद्धांत म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और DC देंगे साथियों ट्रांसफार्मर जल जाएगा, क्योंकि DC में इंडक्शन नहीं होता, जिससे लगाया गया करंट का मान बढ़ते जाएगा और ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग क्या होगी साथियों, जल जाएगी। इसीलिए ट्रांसफार्मर हमेशा AC पे कार्य करता है। 81 का आंसर क्या साथियों, ए इसका आंसर है। आगे देखिए साथियों, बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। तो भैया बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, अगर आइडियल कंडीशन में पूछता साथियों तो आदर्श में आता है तो 100 आता है, लेकिन इसने पूछा बहुत अच्छे, तो यहाँ बहुत अच्छे से अच्छा कौन सा आ जाएगा साथियों, 95 से 99 आ जाएगा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या में होती है भैया, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। और ट्रांसफार्मर एक क्या साथियों, स्टैटिक डिवाइस है, जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए 82 का आंसर क्या साथियों, डी इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है। विद्युत वाहक बल तो आपको पता होगा, विद्युत वाहक बल मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ई क्या हो जाएगा साथियों, 4.445 फ्रीक्वेंसी इन टन। तो ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 83 का साथियों आप देख पा रहे हैं इसका आंसर
फर्स्ट ए आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, एल्यूमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचाने। तो जो 84 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, इसका आप आंसर देख पा रहे हैं, द्विधात्विक केबल लग होता है। ठीक है, 84 का सी आंसर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सिरोपरी लाइन में नंगे तारों की अपेक्षा 4 कोर इंसुलेटेड केबल प्रयोग करने का मुख्य लाभ है। तो भैया क्यों करते हैं मुख्य लाभ, तो ये पूछना चाह रहा है, 85 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। ये पूछना चाह रहा है लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने की कमी। देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि पहले अपने जो मोहल्लों में मतलब साथियों नंगे तार, ओवरहेड 3 फेस लाइन और एक न्यूट्रल का तार चलता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है साथियों, तार तो ही चलते हैं, लेकिन अभी क्या होता है साथियों, उनको इंसुलेटेड कर दिया गया है केबल के माध्यम से, ताकि जो अनाधिकृत चोरी हो वो बच सके। तो लाइन में अनाधिकृत संयोजन लेने में कमी है ना, लाइन की चोरी होने से बच सके। ठीक है, आगे देखिए, 3.5 कोर केबल में क्या होता है, मतलब बताना पूछना चाह रहा है क्या है 3.5 कोर केबल साथियों, क्या है ये। देखिए इस पर इसका आंसर साथियों 3 कोर होती है, सभी को पता है, और एक धात्विक आवरण को न्यूट्रल हेतु प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको 3.5 बोलते हैं। ठीक है, जैसे साथियों 350 की केबल है तो उसमें एक 35 की केबल रहेगी, जो कि बिना इंसुलेशन, 3 कोर जो रहेंगे साथियों इंसुलेटेड रहेंगे, और एक जो रहेगा बिना इंसुलेटेड, मतलब धात्विक रहेगा। ठीक है, तो जो उसका कार्य न्यूट्रल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। भूमिगत लाइन खालिस्तान के लिए सुरक्षित होती है। तो भैया भूमिगत लाइन केवल मनुष्य, केवल पशु, केवल पक्षियों, उपरोक्त सभी के लिए क्या होती है, उपयुक्त होती है। साथियों देखिए, ये एक PIL-CSAT केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण खालिस्तान होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा था साथियों, पॉलीमर इंसुलेटेड लेड कवर्ड। इसका मैं लगा हुआ देता हूँ साथियों आपके लिए, स्क्रीन मैंने निकाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आ रहा है वर्निश युक्त कागज होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थ्री फेस सिस्टम संतुलित स्टार संयोजित प्रणाली में कुल शक्ति मापने के लिए कितने न्यूनतम वाट मीटर पर्याप्त है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ये भी याद रखिएगा, 89 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है साथियों सी, एक इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, RMS मान बटे का औसत मान क्या कहलाता है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्म फैक्टर कहलाता है, फॉर्म गुणांक, इसका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, 90 का आंसर आ रहा है साथियों डी। ठीक है, आगे देखिएगा, रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है भैया, ये आप सभी को पता होना चाहिए। रिएक्टिव पावर VAR मतलब होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, तो VAR हो जाएगा इसका। ठीक है, 91 का आंसर आ रहा है साथियों बी। आगे देखिएगा, 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युतीय विस्थापन खालिस्तान होता है, आप सभी को पता है। 3 फेज 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं। आगे देखिएगा, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज, देखिए साथियों इसमें आंसर क्वेश्चन है, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज संचारण की तुलना में 3 फेज संचारण में तांबा क्षति होती है। तो देखिए साथियों वो क्या होगी, आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 93 नंबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कम होगी। क्यों कम होगी भैया, क्वेश्चन पढ़ लिया, समान शक्ति के लिए सिंगल फेज ट्रांसमिशन की तुलना में 3 फेज ट्रांसमिशन में तांबा क्षति क्या होगी, कम होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े है, न्यूट्रल में धारा, तो न्यूट्रल में धारा क्या होगी साथियों, 0 होगी। ठीक है, 94 में क्या आ रहा है अपना डी आ रहा है साथियों, मतलब कि क्या होगी, 0 होगी। पाइप से भूसंपर्कन प्रतिरोध को खालिस्तान नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो 95 का आंसर देखिए साथियों, 95 आंसर आ रहा है, नमक और पानी डाल के किया जा सकता है। तो भैया पाइप से क्या करेंगे हम लोग, नमक और पानी को डाल के उसको नियंत्रित कर सकते हैं, किसको, प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, 90 उसके बाद में साथियों क्या उनका आंसर आ रहा है, आप देखिएगा, भू तार जोड़ा जाता है। तो जो अर्थ तार साथियों किससे जोड़ते हैं भी, हम जमीन से जोड़ते हैं ना, आप सभी को पता होगा। अर्थ वायर का माप इस आधार पर निर्धारित करते हैं
साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। अभी जो लाइनमैन का मतलब एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी वहाँ अर्थिंग पूछा जा सकता है, पूछने मतलब चैप्टर दिया हुआ है, तो उसके लिए अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अर्थ वायर का माप इस आधार पर निर्धारित करते हैं, तो भैया ये लाइन की धारा के प्रवाह क्षमता पर आधारित होता है। आगे देखिएगा, भू तार के निर्माण हेतु प्रयुक्त तार है। भू तार के निर्माण हेतु मतलब साथियों अर्थिंग के लिए जस्टीकृत इस्पात मतलब के जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार अनुमेय आवृत्ति भिन्नता होती है 3% होती है। पाइप भू संपर्कन में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है। तो भैया किससे तय की जाती है? मिट्टी की आर्द्रता, पाइप में प्रयुक्त धातु का प्रकार, प्रयुक्त भू संपर्कन तार का प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया 100 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा साथियों आपकी मिट्टी की आर्द्रता से पाइप की लंबाई तय की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा भैया, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका पावर फैक्टर होगा। तो देखिए साथियों, यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक क्या साथियों 10 ओम है, मतलब आप सभी को पता है मतलब पावर फैक्टर बराबर क्या होता है साथियों R/Z होता है। ठीक है, अब यहाँ बोला प्रतिरोध कितना साथियों 10 है, प्रतिबाधा कितनी साथियों 10 है, 10 ओम है, तो इसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, एकल हो जाएगा ना साथियों, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा एकल। ठीक है, आगे देखिए साथियों, डीसी परिपथ का पावर फैक्टर, डीसी परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। डीसी तो भैया डायरेक्ट चलती है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट सीधी सीधी चलती है, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा भैया ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो 102 साथियों इसका आंसर आ रहा है एक, ये मतलब यूनिटी आ रहा है। ठीक है, ये ए जो 102 नंबर का क्वेश्चन है साथियों आपका यूनिटी, डीसी परिपथ का शक्ति गुणक यूनिटी। ठीक है, आगे देखिएगा, पीक फैक्टर का अनुपात होता है भैया, पीक फैक्टर शिखर मान। ठीक है, तो देखिए पीक फैक्टर 100 अधिकतम जो बोलते हैं। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन है साथियों, आपका आंसर आ रहा है डी, अधिकतम मान के तुल्य में आरएमएस मान। जैसे कि चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें, तो साथियों इसका जैसे कि आपने देखा अधिकतम मान बटे के आरएमएस मान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर किसके द्वारा दिया जाता है? तो साथियों इसका आंसर आ जाएगा VI साइन थीटा के द्वारा नापा जाता है। तो 104 में साथियों क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा। ठीक है, भैया आगे देखिएगा कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है, आप सभी को पता है पावर फैक्टर का मान इकाई होता है, अधिकतम इकाई होगा, इकाई से अधिक नहीं होगा, इकाई से कम हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, एक एसी सर्किट में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति होगी, तो भैया वो क्या होगी शून्य होगी। तो भैया कैसे शून्य होगी, आप सभी को पता है अपने एसी सर्किट में पावर बराबर क्या होता है साथियों VI कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा होता है। अब ये कॉस 90 का मान यहाँ पे भरना पड़ेगा अपने को, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। तो देखिए VI इंटू के 0 जब आप कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, तो आंसर भी 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों 0 हो जाएगा। तो 106 का आंसर आ रहा है डी। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है? अवरोधक नहीं है भी है तो सिंपल सी बात है, कांच, अभ्रक, लकड़ी, ये तीनों के अवरोधक है, लेकिन यहाँ पूछा कौन नहीं है, तो ये सोना AU। ठीक है भैया, ये आपको याद रहना चाहिए, इसका 1063 डिग्री सेल्सियस क्या होता है साथियों इसका गलनांक होता है, और सोना चालक धातु होती है, बहुत अच्छी धातु होती है, पर महंगी होती है इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, है ना। ठीक है, तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपको ना, एक क्षारीय सेल को 12 घंटे के लिए 4 एम्पियर के स्थिर प्रवाह में डिस्चार्ज किया जाता है। इसके चार्ज की मूल स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए 20 घंटे के लिए 3 एम्पियर की एक स्थिर धारा की आवश्यकता, तो एम्पियर और दक्षता कितनी होगी? तो साथियों ये 80 होगी। कैसे होगी मैं आपको लगा दे रहा हूँ साथियों, इसमें आप समझ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू के 100, है ना। ठीक है, आगे देखिएगा, SMPS क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का विस्तृत रूप पूछा है। SMPS का क्या हो गया साथियों का विस्तृत रूप क्या होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, स्विच मोड पावर यहाँ पे दिया हुआ है, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, धारा नियंत्रण मोड का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है भैया,
तो ये किस लिए करते हैं? स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। धारा नियंत्रण मोड का उपयोग किस लिए करते हैं? स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए करते हैं। 110 में सी। आगे देखिए साथियों, एक लेड एसिड सेल की वाट घंटा दक्षता खालिस्तान से खालिस्तान के बीच होती भी है। तो एक लेड एसिड बैटरी दक्षता होती है 70 से 80% के बीच होती, सॉरी 70 से ये 80 दिया हुआ है ना। हाँ, यही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, कौन से प्राथमिक सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है? तो ये भी एलपी में भी पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिथियम सेल का होता है। ठीक है, शक्ति संचरण लाइन में समर्थकों का कार्य, मतलब कि जो शक्ति संचरण मतलब होता है पावर ट्रांसमिशन लाइन में सपोर्ट जो पोल लगे हुए होते हैं ना का कार्य क्या होता है? जो पोल्स लगी हुई होती है, जो टावर्स लगी हुई होते हैं ना, उनका काम क्या होता है वो पूछना चाह रहा साथियों। 113 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है साथियों, ऊर्जित चालक और भूमि के बीच पर्याप्त निकासी बनाए रखना, है ना। ऊर्जित चालक मतलब कि जो लाइव कंडक्टर होते हैं और भूमि के बीच पर्याप्त निकासी बनाए रखना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा? तो भैया देखिएगा क्या बोला, डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग अगर चलते समय खुल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, मतलब तो गति क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए साथियों, फाई फ्लक्स बराबर क्या होता है? फ्लक्स प्रोपोर्शनल 1/n होता है। ठीक है, देखिएगा फाई प्रोपोर्शनल 1/n। अब देखिए साथियों, ये n मतलब क्या स्पीड है ना, ये वाली। एक मिनट रुक जाइए, ये नियम होता है। देखिए, डीसी शंट मोटर के क्षेत्र मतलब कि फील्ड को चलते समय खुलता है, मतलब साथियों क्या होगा, जो फ्लक्स क्या हो जाएगा फिर जीरो हो जाएगा ना। जब ये खुल जाएगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये स्पीड क्या हो जाएगी साथियों, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जब जीरो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी साथियों, अत्यधिक बढ़ जाएगी ना। तो गति पर क्या प्रभाव? मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। 114 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, उसका आंसर आ रहा है डी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 115 नंबर का, कि डीसी श्रेणी मोटर में बल आघूर्ण किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो भैया आप सभी को पता है, डीसी में वो भी श्रेणी में पूछा है, इसलिए आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है ना। तो आर्मेचर धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? टार्क। तो टार्क का प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा साथियों, आई स्क्वायर आर, आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आंसर, सी आंसर आ जाएगा 115 में साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो वो मोटर है भैया, कौन सी है? श्रेणी मोटर होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? श्रेणी मोटर। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर में पार्श्व ईएमएफ और धारा के बीच के संबंध को परिभाषित करता है? तो भैया वो कौन करता है परिभाषित, ये पूछना चाह रहा है। पार्श्व मतलब होता है बेक ईएमएफ के बीच संबंध को। तो ये करता है भैया, जब बेक ईएमएफ में ह्रास होता है तो धारा में क्या होती है? स्ववृद्धि होती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक डीसी मोटर द्वारा अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा? जब क्या होगा साथियों, बेक ईएमएफ प्रयुक्त वोल्टेज के क्या होगा? आधा होगा, तब अधिकतम शक्ति उत्पन्न करेगा। ठीक है, 118 बी। डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने के कारण क्या होता है साथियों, उसको बोलते हैं फिर वहाँ पे क्या होगा? हिस्ट्री हानियाँ। मतलब डीसी श्रेणी मोटर में शाफ्ट बलयुग्म का आर्मेचर बलयुग्म से कम होने का कारण हिस्ट्री हानियाँ है। निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है? तो भैया मेगर मानते हैं, आप सभी को पता है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापता है। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनियमन सबसे कमजोर होता है? गति विनियमन सबसे कमजोर होता है, मतलब किसकी गति को हम नियंत्रित करने के लिए बहुत कम होता है, तो वो आता है भैया श्रेणी मोटर। इसकी क्या होती है? हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। तो 121 का आंसर क्या आ रहा है भैया? बी आंसर आ रहा है। ठीक है, एक मान संधारित्र परिवर्तित एवं संचालित सिंगल फेस प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो साथियों कौन सा विकल्प सही नहीं है? 122 में आ रहा है साथियों, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है।
जबकि भारी लोड के साथ हम 3 फेज को परिवर्तित करते हैं, इसीलिए ये सही नहीं है। आगे देखिए साथियों, एक स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए परिवर्तन कुंडली स्टार्टिंग वाइंडिंग खालिस्तान होती है, जबकि मुख्य वाइंडिंग मेन वाइंडिंग होती है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 123 नंबर का आप क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं। आंसर आ रहा है साथियों अत्यधिक प्रतिरोधी और अत्यधिक प्रतिघाती, ये इसका आंसर आ रहा है। आगे देखिए साथियों, एक सिंगल फेस प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए साथियों, ये क्या होगा कि इसमें यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाती। आप सभी को पता है कि जो सिंगल फेस मोटर होती है वो स्वतः घूर्णन चुंबक क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाती, इसीलिए हम क्या करते हैं भी वहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, ताकि 2 फेज बन जाए, स्लिप्ट फेज, ठीक है। और आपको पता है कि जो 3 फेज मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पूछा एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर में यदि स्टेटर एक एसी आपूर्ति से जुड़ा हुआ है तो इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो यह स्वतः घूर्णन क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। आगे देखिए साथियों, रोटर के खाली स्थान पर पहुंचने पर अपकेंद्रीय स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को विसंयोजित कर देता है। तो भैया वो क्या करता है, जब 75 से 80% पर पहुंचता है तब क्या कर देता है, वो डिसकनेक्ट कर देता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर आ जाएगा साथियों रेटेड गति से 75 से 80%। ठीक, आगे देखिए हमारी फ्रेंड, यूनिवर्सल मोटर को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर को भी हम एसी श्रेणी मोटर के भी नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, सार्वत्रिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जो सार्वत्रिक मोटर आपको पता है यूनिवर्सल मोटर को बोलते हैं। तो 127 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ रहा है साथियों बी, मतलब कि क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण, फील्ड फ्लक्स नियंत्रण। इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, फील्ड फ्लक्स नियंत्रण के माध्यम से। आगे देखिए घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो घूर्णन फ्लेमिंग का बायां हाथ लेफ्ट हैंड रूल लगता है भैया मोटर में, ठीक है, फ्लेमिंग का। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि है। आर्मेचर डायवर्टर, फील्ड डायवर्टर, सीरीज पैरेलल विधि, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा है क्या साथियों 129 में, ठीक है, क्योंकि ये सब विधियां तो हम यूज करते हैं। किसी कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है। भैया क्या बोल रहा है ये, लेमिनेटेड। तो आप सभी को पता होगा हम लेमिनेटेड क्यों करते हैं, ताकि हमारा क्या हो साथी ईडी करंट लॉस क्या हो, कम हो। और हिस्टेरिसिस लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन को मिलाते हैं। तो इसमें दिखाई देगा ईडी करंट क्षति के मान को कम रहे, ठीक है। घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्यूटेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। तो क्या होगा साथियों, मोटर की घूर्णन गति क्या होगी, घटेगी, ठीक है। 131 का आंसर आप देख पा रहे हैं साथियों बी। एक विद्युत स्टोव के संचालन के लिए आवश्यक आवृत्ति कौन सी भी है। तो विद्युत स्टोव के संचालन के लिए हमारे भारत में कितनी भी है, अभी तक तो 50 हर्ट्ज ही है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 50 हर्ट्ज पे लगा देंगे। लघु मतलब होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन, रेखा पर फेज दोष मतलब कि साथियों फेज दोष है ना, के लिए किस प्रकार का रिले पसंद किया जाता है। तो ये आता है भैया प्रतिघात रिले। 133 पे आंसर आ रहा है साथियों आपका डी, प्रतिघात प्रकार का, ठीक है। यदि एक डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 चालक प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट है तो चालकों की कुल संख्या साथियों कुछ नहीं करना, इसका मल्टीपल कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा 468 आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है डीसी जनित्र के फील्ड पोल बनते हैं। तो भैया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, और अच्छा भी क्वेश्चन है। कास्ट स्टील के बने हुए होते, आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते भी, आर्मेचर की कॉइल को स्थापित करने के लिए बने हुए होते। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा जनित्र प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा दमदार क्वेश्चन है ये कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस प्रकार के जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो डीसी शंट जनित्र का उपयोग किया जाता है। डीसी कंपाउंड जनित्र में विद्युत वाहक बल स्थिर रहता है। कंपाउंड में पूछा है भैया, तो फुल लोड तथा नो लोड दोनों पर। लेद मशीन में किस जनित्र का उपयोग किया जाता है। तो लेद मशीन में हम एक कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग करेंगे। नीचे दिए गए में से कौन सा विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज है जो अधिकतम 600 वोल्ट पर चलने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक है। तो अधिकतम यहाँ 600 दिया है और उससे नीचे 100, 300, 500 तो आएगा नहीं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 1000 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है।
उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर KWH होता है। एकीकृत इंटीग्रेटिंग KWH मतलब किलोवाट घंटा मीटर होता है साथियों। आगे देखिएगा, मेगर की गति खालिस्तान पर रखी जाती है, 160 RPM पर रखी जाती है। आदर्श अमीटर आइडियल अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। और आइडियल वोल्ट मीटर का पूछेगा तो अनंत होता है। धारिता का मान मापने के लिए निम्नलिखित में से ब्रिज का उपयोग करते भी या वेन ब्रिज का प्रयोग करते। 144 का आंसर आ रहा साथियों ए। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 145, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर देखते क्या बोल रहा है, तुल्यकालिक मोटर क्या है ये पूछना चाह रहा है क्या। तुल्यकालिक मोटर यह स्वतः प्रारंभ नहीं होती है, इसको प्रारंभ करने के लिए पोनी मोटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, तुल्यकालिक मोटर के शाफ्ट पर एक्साइटर के रूप में क्या कार्य करता है, तो डीसी शंट जनित्र का उपयोग करते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किए गए तुल्यकालिक खालिस्तान मोटर पर प्रयोग होती है। तो ये किस इस पे मतलब प्रयुक्त होती है, तो 147। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 147 ये आ रहा है साथियों। शून्य भार एवं अति उत्तेजन मोटर पर प्रचालित होती है, शून्य भार एवं अति उत्तेजन पर। ठीक है, कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। बहुत प्यारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो ये AC 3 फेज और DC सप्लाई तथा सिंगल फेज सप्लाई, इन तीनों पर ये क्या होती है साथियों, चलती है। कौन सी सप्लाई मतलब लगती है इसको, पहली बात 2 सप्लाई की आवश्यकता होती है, AC और DC दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका आंसर आया बी। प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच कोण क्या होगा जब सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर चल रहा है। तो ये साथियों इसका आंसर आ रहा है 149 में 90 डिग्री का मतलब आंसर आ रहा है। ठीक है, 149। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, एक पृथककारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। तो साथियों ये आज के भी 75 क्वेश्चन आपके हो गए। किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर की लो क्षति ज्ञात होती है। अब लो क्षति का बोल रहा है तो ये आ जाएगा क्या आती है, ओपन सर्किट। और अगर शॉर्ट सर्किट की बात करेंगे तो आयरन क्षति आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र से ट्रांसफार्मर की दक्षता ज्ञात की जाती है, किलोवाट बट्टे के किलोवाट प्लस के क्षति ताम्र क्षति लो क्षति इंटू का 100। 152 का आप आंसर देख पा रहे साथियों, कितना आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग क्यों करते हैं भैया, ट्रांसफार्मर नेफा ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल बना होता है जो क्या करता है, इंसुलेशन तथा कूलिंग दोनों का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए केबल का प्रयोग चुने, तो गोल लचीली केबल होती है। आगे देखिए, फीडर का साइज निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो फीडर का साइज साथियों करंट पर निर्भर करता है। 155 देखते क्या है भैया इस पे, करंट पर क्या करता है भैया, निर्भर करता है। केबल के इंसुलेशन के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। तुल्यकालिक मोटर में मंदन वाइंडिंग का प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता है भैया, हंटिंग दोष और स्टार्टिंग बलागुण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। 220 kV लाइन का केबल सर्वदा होता है। संपीड़ित तथा संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड होता है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है भैया, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है। तो भैया देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1000 एक कुंडली 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति के साथ संयोजित यदि परिपथ की प्रतिबाधा कितनी साथियों, 10 ओम, और परिपथ में प्रवाहित होने वाली करंट क्या होगी। तो देखिए साथियों, क्या निकालना है अपने को, आई निकालना है। तो आई बराबर क्या आता है, V/Z हो जाएगा इसी सर्किट में। तो V कितना है यहाँ पे 100 दिया हुआ है, Z कितना है आपने 10, कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, इसका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना आप भी। आगे देखिए साथियों, 2 प्रत्यावर्ती परिणाम किस विधि से जुड़े होते हैं, तो सदिश से जुड़े हुए होते हैं। विशुद्ध प्रेरक का पावर फैक्टर क्या होता है भैया, 0 होता है। एक विद्युत स्थिर इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है भैया, तो किसका उपयोग करके, द्विधात्विक बायोमेट्रिक स्ट्रिप का प्रयोग करके किया जाता है। RMS मान का AC के औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं भैया, आप सभी को पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, RMS मान बटे के औसत मान के अनुपात को क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, 164 आपने देख लिया साथियों, है ना। आगे देखिएगा 165 क्या बोलना चाह रहा है, 165 है साथियों,
कि 100 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति के प्रति 0.02 मिलीफेरेड संधारित्र का संधारित्र प्रतिघात एक्स सी क्या होगा। तो साथियों कुछ नहीं करना है अपने को, एक्स सी बराबर क्या होता है 1/2πfc होता है। इसमें मान भर दो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो 165 जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, इसमें आंसर 165 का बी आंसर आ रहा है, 79.5 ओम आ रहा है। ठीक है, संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन में धारा निम्न के समतुल्य है। तो भैया किसके समतुल्य है, शून्य के समतुल्य है, स्टार कनेक्शन है ना शायद इसमें। उदासीन संतुलित 3 फेज आपूर्ति प्रणाली में उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल में धारा है ना, शून्य। एक एसी परिपथ के प्रेरकी और धारिती प्रतिघात को किसके निर्धारित किया जाता है, 167। ठीक है साथियों, देखते हैं 167 आंसर आ रहा है इसका ओम के। एक ऐसी परिपथ में प्रेरणिक और धारिती प्रतिघात को ओम में निर्धारित किया जाता है ना। ठीक है, ओम में निर्धारित करते हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। तो भैया क्या करेंगे 168, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आंसर आ रहा है। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में। ठीक है, आगे देखिए साथियों, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, मतलब निर्वात क्यों रखते हैं, ये पूछना चाह रहा है, ताकि क्या ना हो। चलिए देखते हैं इसका आंसर। आप देख पा रहे साथियों 69 नंबर का आंसर आ रहा है, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। ठीक है, आगे देखिए साथियों, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो कौन करता है भैया, एसी को डीसी में रेक्टिफायर करता है, ब्रिज रेक्टिफायर करता है, डायोड करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा 170 है ना, आपको आंसर जैसे कि देख पा रहे साथियों 170 सी। आगे साथियों नेक्स्ट क्लास में इसके जो और ये जो क्वेश्चंस है देखेंगे है ना। तो साथियों आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिल रही हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद।